आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 4, इकोनॉमिक्स का चैप्टर चैप्टर 4 एनसीईआरटी बेस्ड इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी बेस्ड इकोनॉमिक्स इसकी बात करेंगे आज। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं आउटलाइन ऑफ द लेक्चर। लेक्चर का क्या, इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। पहले पढ़ेंगे प्लानिंग, फिर लैंड रिफॉर्म क्या था, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फिर पब्लिक सेक्टर में क्या क्या चेंजेज आया, फिर इंपोर्ट का क्या सब्सटीट्यूशन आया, या फिर इंपोर्ट में क्या सब्सटीट्यूट आया। इंडियन इकोनॉमी क्या था 1947 से 1991 तक कैसा था। इंडियन इकोनॉमी 1947 से लेकर के 1991 तक कैसा रहा। प्लानिंग इन इंडिया, ए plan is a structural framework that outlines how available resources can be effectively utilized to achieve specific goals and desired result। कोई भी प्लान क्या है, अगर मान लीजिए कुछ भी प्लान करते हैं, प्लान का क्या मतलब है, प्लान का मतलब ये है कुछ भी चीज़ जो हो वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में बना हुआ हो, दैट आउटलाइंस हाउ अवेलेबल रिसोर्सेज कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे ताकि क्या हो सके, जो भी स्पेसिफिक गोल है या फिर जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमारे हक में आए, वो हमारे हित में आए। ठीक है, यही है प्लानिंग, यही है प्लान। प्लान क्या है, प्लान इज ए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दैट आउटलाइंस हाउ अवेलेबल रिसोर्सेज कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है वो कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज होगा टू अचीव स्पेसिफिक गोल, ताकि क्या हो सके, स्पेसिफिक गोल अचीव कर सके। द सोवियत यूनियंस 5 ईयर्स प्लान, सोवियत यूनियन ने क्या दिया, 5 ईयर्स प्लान दिया, सर्व्ड एज ए ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज प्लानिंग सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। मीन्स सोवियत यूनियन ने 5 ईयर्स प्लान दिया, वही क्या किया, वही एक ब्लूप्रिंट की तरह काम किया, वही क्या किया, एक ब्लूप्रिंट की तरह काम किया। सोवियत यूनियन ने क्या दिया, सोवियत यूनियन ने दिया 5 ईयर्स प्लान्स, जिससे कि क्या हुआ, वो एक ब्लूप्रिंट की तरह काम किया इंडिया में प्लानिंग के लिए या प्लानिंग सिस्टम के लिए इंडिपेंडेंस के बाद, मीन्स आज़ादी के बाद सोवियत यूनियन के 5 ईयर्स प्लान के तहत ही हमने क्या करा, उसको इंडिया में एक प्लानिंग सिस्टम बनाया। इंडिया एडोप्टेड ए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फ्रॉम द सोवियत यूनियंस फॉर रिसोर्स एलोकेशन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इंडिया ने किसको अडेप्ट किया, जो भी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क था कहाँ का, सोवियत यूनियन का, ताकि क्या हो सके, रिसोर्स का एलोकेशन हो सके और पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ये कहाँ से अडॉप्ट किया था, ये अडॉप्ट किया था इंडिया ने सोवियत यूनियन से। द गोल्स इंक्लूडेड प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंश्योरिंग इक्विटेबल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका गोल्स मेनली क्या है, इसका गोल्स क्या प्रमोट करता है कि जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको प्रमोट करना और इक्विटेबल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करना। जो भी रिसोर्सेज है उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करना, मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना सब जगह। इसका मेन गोल्स क्या है, ये जो 5 ईयर्स प्लान है या फिर जो भी प्लान है उसका मेन गोल यही है कि जो भी रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे प्रमोट करेंगे। दिस प्लान्स वेयर इंस्ट्रूमेंटल इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट। मीन्स ये प्लान क्या हुआ, इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव गोल्स ऑफ 5 ईयर्स प्लान। 5 ईयर्स प्लान का क्या क्या गोल्स है, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ये चार चीज़ क्या है, ये चार चीज़ है आपका जो 5 ईयर्स प्लान्स में आता है। क्या क्या है, सबसे पहले आ जाता है ग्रोथ के ऊपर। टू इंक्रीज ए कंट्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी बाय एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड सर्विस टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम किसी भी कंट्री के प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, क्यों, ताकि इंडस्ट्रीज बढ़ सके, इंडस्ट्री एक्सपेंड हो सके, एग्रीकल्चर एक्सपेंड हो सके, या सर्विस जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको मोर ज़्यादा सर्विस में प्रोड्यूस कर सके, तो वही ग्रोथ होता है। द एम इज़ टू बूस्ट द ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट। मेन एम क्या होगा ग्रोथ में, ग्रोथ का मेन एम होगा जो भी इकोनॉमिक आउटपुट है, ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट है उसको बूस्ट मिल सके, जॉब क्रिएट हो सके और इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द पॉपुलेशन। और जो भी पॉपुलेशन का जो भी पॉपुलेशन जिस तरीके से रह रहा है या फिर जिस तरीके से जिंदा रह रहा है उसके क्या करना, उसको इम्प्रूव करना, लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना, ये हो गया आपका ग्रोथ। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन इन्वॉल्व द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मेथड्स टू इन्हांस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी अक्रॉस वेरियस सेक्टर। मॉडर्नाइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या इन्वॉल्व करता है कि न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है एंड मेथड टू इन्हांस प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएंगे उस मेथड को क्या करना है, अडॉप्ट करना है, एंड एफिशिएंसी अक्रॉस द वेरियस सेक्टर, और प्रत्येक सेक्टर में इफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएंगे
ये क्या कहलाता है, ये मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। ठीक है। सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, सेल्फ रिलायंस मीन्स रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्री। सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, जो भी चीज़ें इम्पोर्ट्स हो रही दूसरे जगह से उसके उस पर डिपेंड कम होना है। ठीक है। इट एम्स टू इन्हांस ए कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिकली। ये क्या इन्हांस करता है कि एक कंट्री में जो कैपेसिटी हो क्या हो, वो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर सके डोमेस्टिकली। मीन्स उसी देश में वो एसेंशियल जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसको अपने आप प्रोड्यूस कर सके। इससे क्या होगा, डिपेंडेंसी घटेगा दूसरे कंट्री के ऊपर, और वहाँ से जो भी इम्पोर्ट्स की चीज़ें आ रही है वो धीरे धीरे कम होगा। देयर बाय रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन अदर नेशंस फॉर क्रिटिकल रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट। इसलिए क्या होगा, ताकि जो भी हम लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड है उसमें रिड्यूस होगा, और क्रिटिकल रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट के लिए जो भी हम दूसरे देश के ऊपर डिपेंड है वो हम फिर किसके ऊपर डिपेंड होने लगेंगे, अपने देश के ऊपर डिपेंडेंट होने लगेंगे। उसके बाद आ जाते हैं इक्विटी के ऊपर। टू इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमंग ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। ये इंश्योर करता है, इक्विटी क्या इंश्योर करता है, इक्विटी टू इंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जो भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसका बेनिफिट क्या हो, फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ताकि सभी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के सभी सेगमेंट में वो चीज़ें फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो। दिस इंक्लूड्स एड्रेसिंग इनकम इनइक्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज। मतलब ये क्या इंक्लूड करता है, ताकि क्या हो सके, जो भी इनकम इनइक्वालिटी है उसको एड्रेस करें, और क्या प्रोवाइड करें, एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बेसिक सर्विस, और जो बेसिक सर्विस है उसको एसेस करें। जैसे कि बेसिक सर्विस में क्या हो गया, एजुकेशन, हेल्थ केयर टू द मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है या फिर जो भी डिसएडवांटेज सेक्शन है पूरे पॉपुलेशन का, वो क्या कर सके, वो अच्छी तरीके से उस फैसिलिटी को, उस बेसिक फैसिलिटी को क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके। जैसे बेसिक फैसिलिटी में क्या क्या आ गया, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब बेसिक फैसिलिटी है। ठीक है। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद लैंड रिफॉर्म कैसे हुआ। जैसे एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया, लैंड सीलिंग होना शुरू हुआ, लैंड कंसोलिडेशन होना शुरू हुआ, कोऑपरेटिव फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ। अब देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज जमींदारी सिस्टम। मीन्स जमींदारी सिस्टम को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट एबॉलिश द जमींदारी सिस्टम। गवर्नमेंट ने क्या करा, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। विच वाज ए वे ऑफ लैंड ओनरशिप वेयर मिडिल मैन या कॉल्ड जमींदार, जो मिडिल मैन था या जमींदार था, कलेक्टेड रेंट फ्रॉम फार्मर्स, वो फार्मर्स रेंट कलेक्ट करता था। ठीक है। जमींदार का क्या काम था, जमींदार का काम था वो फार्मर से क्या करे, रेंट को कलेक्ट करे। दिस चेंज मीन्स दैट फार्मर्स कुड डायरेक्टली ऑन एंड कल्टिवेट द लैंड। और ये इस चेंज का क्या मतलब है, जो भी जमींदारी सिस्टम हटा उसका क्या मतलब है कि फार्मर क्या कर सके, डायरेक्टली अपने ज़मीन को उस पर खेती करे, और उसका जो भी नीड है या फिर जो भी चीज़ें है उसको वो खुद से पूरा करे, और जो भी पे कर रहा था वो मिडिल मैन को उसको एलिमिनेट करे। ये हो गया एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। अब लैंड सीलिंग का क्या मतलब, लैंड सीलिंग का ये मतलब द गवर्नमेंट सेट लिमिट्स ऑन हाउ मच लैंड ए पर्सन और फैमिली कुड ऑन। गवर्नमेंट ने क्या लिमिट कर दिया कि कितना ज़मीन एक पर्सन या फिर एक फैमिली के पास होना चाहिए। दिस वाज डन टू प्रिवेंट ए फ्यू पीपल फ्रॉम हैविंग टू मच लैंड। इससे क्या होगा, इससे जो भी क्या है, कभी कभी क्या है कि कुछ लोगों के पास ही पूरा ज़मीन, बहुत ज़्यादा ज़मीन होता है। इससे क्या होगा, ये ज़मीन क्या हो जाएगा, उसके पास ज़्यादा नहीं होगा, और अलाउइंग मोर पीपल टू हैव एक्सेस टू लैंड फॉर फार्मिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास एक्सेस होगा कि वो फार्मिंग कर सके। द एक्सेस लैंड वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू लैंडलेस फार्मर। जो भी एक्सेस लैंड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना लैंडलेस फार्मर के पास, जो भी लैंडलेस फार्मर है उनके पास रीडिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी एक्सेस लैंड है। ठीक है। अब लैंड कंसोलिडेशन क्या है, लैंड कंसोलिडेशन इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग लैंड होल्डिंग टू मेक देम मोर एफिशिएंट। मीन्स ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए रीऑर्गेनाइजिंग लैंड होल्डिंग करना पड़ेगा। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड प्लॉट्स वेयर कंबाइंड। जो भी स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड प्लॉट्स है उसको एक साथ कंबाइंड करके टू क्रिएट लार्जर एंड मोर मैनेजेबल फार्म्स, ताकि क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज बन सके वो ज़मीन का टुकड़ा, और ज़्यादा मैनेज हो सके। दिस हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड मेड फार्मिंग ईजियर फॉर द फार्मर्स। ये क्या होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, इम्प्रूव करेगा, और जो भी फार्मर है उसको ईजियर करेगा, जो भी फार्मर है उसके लिए ईजी होगा।
ठीक है। अब कोऑपरेटिव फॉर्मेशन का क्या मतलब है? कोऑपरेटिव लाइक्स अमूल, जो भी कोऑपरेटिव जैसे अमूल है, वेर इस्टेब्लिश टू हेल्प फार्मर्स वर्क टुगेदर। ये इसलिए इस्टेब्लिश किया गया ताकि फार्मर्स को हेल्प मिल सके एक साथ काम करने में। इन एक कोऑपरेटिव फार्मर्स पूल देयर रिसोर्सेज एंड इफर्ट्स। एक कोऑपरेटिव में क्या करता है? फार्मर्स अपना रिसोर्सेज और इफर्ट्स लगाता है। फॉर एग्जाम्पल इन अमूल डेयरी फार्मर्स ज्वाइन टुगेदर टू कलेक्टिवली मार्केट देयर मिल्क। एग्जाम्पल में अगर देखें कि अमूल में क्या है कि जो भी डेयरी फार्मर्स है वो एक साथ ज्वाइन होकर के कलेक्टिवली मार्केट में अपना दूध ले जाते हैं और डेयरी प्रोडक्ट ले जाते हैं। दिस वे दे हैड मोर बार्गेनिंग पावर। इसके साथ साथ क्या है कि उनके पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर आ जाता है एंड कुड गेट बेटर प्राइसेस, और बेटर प्राइसेस मिल सकता है फॉर देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइडेड देम एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा? वो उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक्सेस भी प्रोवाइड करेगा एंड रिसोर्सेज हेल्पिंग देम इम्प्रूव देयर लिवलीहुड, ताकि उससे क्या हो सके? उनका जो लिवलीहुड है वो इंक्रीज हो सके। ये हो गया आपका लैंड रिफॉर्म्स। उसके बाद चैलेंजेज इन लैंड रिफॉर्म्स। अब लैंड रिफॉर्म में चैलेंजेस क्या क्या आया? लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विल का कमी। कैसे? दिस मीन दैट द गवर्नमेंट डिडंट हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ब्रिंग अबाउट चेंजेज इन लैंड ओनरशिप। गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं रहा ताकि क्या कर सके? वो ज़मीन में जो ज़मीन ऑनरशिप में जो लैंड चेंज आ रहा था उसको अच्छी तरीके से चेंज ला सके। दे ऑफन अवॉइडेड मेकिंग टफ डिसीजन बिकॉज दे माइट अपसेट पावरफुल लैंड ओनर्स। ये क्या करते थे? कभी कभी अवॉइड करते थे। गवर्नमेंट क्या करता है? कभी कभी अवॉइड करता है टफ डिसीजन लेने से, ताकि क्या हो जाए? जो पावरफुल लैंड ओनर्स है उसमें उसका टफ डिसीजन, बिकॉज दे माइट अपसेट पावर, ताकि वो क्यों अवॉइड करता है टफ डिसीजन लेने में? गवर्नमेंट क्यों अवॉइड करता है टफ डिसीजन लेने से? क्योंकि जो पावरफुल लैंड ओनर्स है वो अपसेट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद करप्शन। सम पीपल इन्वॉल्व इन लैंड रिफॉर्म्स यूज देयर पोजीशन फॉर पर्सनल गेन। कुछ पीपल क्या आता है? कुछ लोग इन्वॉल्व होता है कहाँ? लैंड रिफॉर्म में, और अपना पोजीशन को यूज करता है पर्सनल गेन के लिए। ठीक है। दे मे हैव टेकन ब्राइब्स और यूज देयर इन्फ्लुएंस टू बेनिफिट देमसेल्फ रेदर देन कैरिंग आउट रिफॉर्म्स प्रॉपरली। मतलब उसके बाद क्या हुआ? वो क्या करता है? ब्राइब्स लेता है, मीन्स घूस लेता है, और उसको उसके इन्फ्लुएंस को यूज करता है टू बेनिफिट देमसेल्फ, अपने आप को बेनिफिट देने के लिए, ताकि रिफॉर्म्स प्रॉपरली कैरी हो सके। एक्सेप्शंस में क्या है? पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का पुअर इम्प्लीमेंटेशन है। इन सम केसेस इवन व्हेन गुड लॉज वेयर मेड फॉर लैंड रिफॉर्म्स दे वरंट फॉलोड प्रॉपरली। कुछ केसेस में क्या है? अगर मान लिया जाए अच्छा नियम बना भी दिया जाए लैंड रिफॉर्म के रिगार्डिंग, लेकिन क्या है? लेकिन वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पा रहा है। दिस वॉज बिकॉज सर्टन पीपल और ग्रुप्स मैनेज टू गेट दिस वॉज बिकॉज सर्टन पीपल और ग्रुप्स मैनेज टू गेट अराउंड दिज लॉ। इसलिए क्या है कि कुछ पीपल या फिर कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल क्या करता है? उस लॉ को मैनेज करने में हेल्प करता है, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बीइंग इफेक्टिव, ताकि वो इफेक्टिव ना हो सके। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं? उस ग्रुप या उस कुछ पीपल या कुछ ग्रुप क्या करते हैं? उस लॉ के अराउंड क्या होता है? मैनेज करते हैं, ताकि क्या हो सके? वो इफेक्टिव ना हो सके। अब रीजनल वेरिएशन में क्या है? लैंड रिफॉर्म्स वाज कैरिड आउट डिफरेंटली इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लैंड रिफॉर्म्स बहुत सारे देश के अलग अलग हिस्से में क्या है? वो बहुत अलग अलग तरीके से है। सम स्टेट लाइक्स बंगाल एंड केरल डिड ए गुड जॉब विथ इट। कुछ स्टेट जैसे बंगाल और केरल है उसने एक अच्छा जॉब किया। क्या? लीगल लूप होल्स एंड वेरिंग लेवल्स ऑफ कमिटमेंट काउस्ट दिज डिफरेंसेस इन इम्प्लीमेंटेशन। जो भी लीगल लूप होल्स है और जो भी वेरिंग लेवल्स ऑफ कमिटमेंट है, कमिटमेंट का जो अलग अलग लेवल है, काउज दिस डिफरेंसेस इन इम्प्लीमेंटेशन। और यही क्या करता है? यही दोनों मिल करके जो लूप होल्स है, लीगल लूप होल्स है और जो कमिटमेंट है, अलग अलग कमिटमेंट है, वही क्या करता है? इसको इम्प्लीमेंट करने में या फिर जो भी नियम बना है उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या लाता है? डिफरेंसेस लाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर। ग्रीन रेवोल्यूशन, बैकग्राउंड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडो चाइना वार 1962 में हुआ। इंडो पाकिस्तान वार 1965 में हुआ। 1964 में डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 1965 में लाल बहादुर शास्त्री स्लोगन जय जवान जय किसान। 1965 में कंट्रीब्यूशन बाय इंदिरा गांधी ग्रीन रेवोल्यूशन। 1962 में इंडो चाइना वार हुआ। ठीक है। इन 1962 इंडिया हैड ए कॉन्फ्लिक्ट विथ चाइना। दिस क्रिएटेड अनसर्टेनिटी एंड लेड टू डिसरप्शन इन एग्रीकल्चर। ये इसने क्या क्रिएट कर दिया? जो भी इंडो चाइना वार हुआ उसमें क्या क्रिएट हो गया? डिसरप्शन ऑफ एग्रीकल्चर मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर फार्मर्स। उसमें एक अनसर्टेनिटी, एक अनिश्चितता क्रिएट हो गया। और ये अनसर्टेनिटी क्या क्रिएट कर दिया? डिसरप्शन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को डिस्टर्ब कर दिया और फार्मर्स के लिए चैलेंजिंग कर दिया।
1965 में इंडो पाकिस्तान वार हुआ, 1962 में इंडो चाइना वार हुआ, और उसी के 3 साल बाद 1965 में इंडो पाकिस्तान वार हुआ। जस्ट ए फ्यू ईयर्स लेटर इन 1965 इंडिया हैड अनदर वार, इंडिया के पास दूसरा वार हो गया, दिस टाइम विद पाकिस्तान। दिस वार हैड ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, और यही वार किसके ऊपर इम्पैक्ट डाला, नेगेटिव इम्पैक्ट डाला एग्रीकल्चर के ऊपर, अलॉन्ग विथ पुअर मानसून सीजन, उसके साथ साथ जो मानसून सीजन पुअर था उसके, विच मिट देयर वाजंट इनफ रेन फॉर द क्रॉप्स, और जिसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा रेन नहीं हुआ ताकि क्रॉप अच्छी तरीके से हो सके। डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, अब जवाहरलाल नेहरू का डेथ हुआ, द कंट्री वाज आल्सो डीलिंग विद द लॉस ऑफ इट्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। कंट्री और किसके साथ, देश किसके साथ और किसके साथ डील कर रहा था कि देश के पहले प्रधानमंत्री क्या हो रखे थे, लॉस हो गए थे। जवाहरलाल नेहरू हु वाज की फिगर इन इंडिया डेवलपमेंट, जो कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एक की फिगर थे। हीज डेथ वाज ए सेटबैक फॉर द नेशन, उसकी डेथ क्या हो गया, नेशन के लिए सेटबैक हो गया। लाल बहादुर शास्त्री स्लोगन जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री का स्लोगन क्या था, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री वाज मेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया कब, 1964, आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। ही गेव द फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान, विच मीन्स हेल द सोल्जर्स एंड हेल द फार्मर्स। उन्होंने क्या करा, एक स्लोगन दिया, किसने, लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। दिस स्लोगन वाज कॉल टू ऑनर एंड सपोर्ट बोथ द सोल्जर्स डिफेंडिंग द कंट्री एंड द फार्मर्स प्रोड्यूसिंग फूड्स। ये स्लोगन क्या करता है, ऑनर प्रोड्यूस करता है, किसको, ऑनर प्रोड्यूस करता है सोल्जर्स को, और जो कि कंट्री को डिफेंड करता है, और फार्मर्स को जो फूड प्रोड्यूस करता है। जय जवान जय किसान का यही मतलब है। अब कंटिन्यूएशन बाय इंदिरा गांधी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन बना प्रधानमंत्री, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन बना, लाल बहादुर शास्त्री बना प्रधानमंत्री। उसके बाद कंटिन्यूएशन बाय इंदिरा गांधी, उसके बाद इंदिरा गांधी के द्वारा कंटिन्यूएशन होना शुरू हुआ। द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज फर्दर कैरिड आउट बाय द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने क्या करा, ग्रीन रेवोल्यूशन को फर्दर कैरिड आउट किया। इट इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इन्होंने क्या इन्वॉल्व हुआ इसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जो भी न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसका इंट्रोडक्शन होना शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन होना शुरू हुआ, हाई यील्डिंग क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन होना शुरू हुआ, वेराइटीज़ टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, और बहुत सारे वेराइटी ऐसे हुए जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, एंड हेल्प इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, और इंडिया को हेल्प करा किसमें, फूड में सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए। ठीक है, उसके बाद नीड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन का नीड क्या पड़ा, या हरित क्रांति का क्या नीड पड़ा, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो गया था। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ डिपेंडेंसी के ऊपर हम लोग क्या हो रहे थे, रिडक्शन ऑफ डिपेंडेंसी, मीन डिपेंडेंसी को कम करना था, और फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज करना था, मीन्स फूड हमारे पास क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। ये 3 कारण था। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में क्या है, बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इंडिया फेस्ड ए बिग प्रॉब्लम, इंडिया के पास एक बड़ा प्रॉब्लम था, क्या, द अमाउंट ऑफ फूड बीइंग ग्रोन बाय आवर फार्मर वाजंट इनफ टू फीड एवरीवन इन द कंट्री। जो भी फूड ग्रो हो रहा था हमारे देश में वो काफ़ी नहीं था ताकि प्रत्येक व्यक्ति खा सके हमारे देश में। दिस इज बिकॉज द मेथड यूज फॉर फार्मिंग वेर वेरी ओल्ड, ये इसलिए था क्योंकि जो भी मेथड यूज हो रहा था फार्मिंग के लिए वो बहुत पुराना था, एंड नॉट वेरी इफेक्टिव, और इफेक्टिव भी ज़्यादा नहीं था। वी नीडेड टू फाइंड न्यू वेज टू ग्रो मोर फूड, हमें क्या चाहिए, हमें एक नया तरीका चाहिए ताकि क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रो हो सके। रिडक्शन ऑफ डिपेंडेंसी मीन्स डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है। डेफिसिट ऑफ व्हीट एट दैट टाइम वी डिडंट हैव इनफ व्हीट टू फीड आवर पीपल, हमारे पास उस टाइम पे ज़्यादा गेहूँ नहीं था ताकि हम क्या कर सके, अपने लोगों को खिला सके। सो वी हैड टू बाय व्हीट फ्रॉम अदर कंट्री लाइक यूएसए, इसलिए हमें क्या किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ा, यूएसए के ऊपर, ताकि वहाँ से क्या हो सके, व्हीट को खरीद सके। समटाइम्स द व्हीट वी बाउट वाज नॉट इन गुड कंडीशन, कभी कभी क्या होता था, जो भी हम लोग व्हीट खरीदते थे या फिर जो भी गेहूँ खरीदते थे उसका कंडीशन सही नहीं होता था। एंड अदर टाइम्स दिस कंट्री वुड रिफ्यूज़ टू सेल व्हीट टू अस, और कभी कभी क्या होता था कि वो पूरा कंट्री ही रिफ्यूज कर दिया कि हमें गेहूँ बेचना ही नहीं है। सो वी वांटेड टू बी एबल टू ग्रो आवर ऑन व्हीट टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इसलिए हम लोग ये चाहते थे कि क्या हो सके, हम अपने देश में ग्रो कर सके व्हीट को, ताकि ये प्रॉब्लम आए ही ना। दस इंडिया नीडेड टू डिवाइस ए मेजर्स टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन इम्पोर्ट्स, इसलिए इंडिया के पास क्या चाहिए ताकि मेजर हो सके और रिड्यूस हो सके डिपेंडेंसी किसके ऊपर, फॉरेन इम्पोर्ट्स के ऊपर। अब फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। फूड सिक्योरिटी में क्या है, फूड सिक्योरिटी मीन्स मेकिंग श्योर दैट देयर इज इनफ फूड फॉर एवरीवन, ये श्योर करना है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन काफ़ी है,
स्पेशली ड्यूरिंग टफ टाइम्स लाइक वार और क्राइसिस। किस टाइम पे? वार और क्राइसिस के टाइम पे। मीन्स इंडिया के पास हमारे पास क्या होना चाहिए? भोजन प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। किस टाइम पे? ड्यूरिंग टफ टाइम्स लाइक वार्स और क्राइसिस के टाइम पे। टू डू दिस, ये करने के लिए वी नीडेड ए वे टू हैव एक्स्ट्रा फूड स्टोर्ड एंड रेडी टू यूज इन केस ऑफ एन इमरजेंसी और क्राइसिस सिचुएशन इमर्स्ड। ये करने के लिए वी नीडेड ए वे टू हैव एक्स्ट्रा फूड स्टोर्ड। ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा फूड को क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा एंड उसको यूज करने के लिए रेडी करना पड़ेगा, ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर कोई भी क्राइसिस सिचुएशन में क्या हो सके, हम उस फूड को यूज कर सके। द ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प अस प्रोड्यूस मोर फूड एंड बिल्ड ए बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स सो वी वुडंट गो हंग्री ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। ग्रीन रेवोल्यूशन ने किसमें हेल्प करा? हेल्प अस प्रोड्यूस मोर फूड एंड बिल्ड ए बफर स्टॉक, ताकि ज़्यादा बफर स्टॉक बना सके भोजन का, ग्रेन्स का। सो वी वुडंट गो हंग्री ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, ताकि क्या हो सके, जो भी डिफिकल्ट टाइम आएगा उस टाइम पे हम भूखे ना रहे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है? नॉर्मन बोरलंग इज ऑफन रेफर टू एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर हिज पायोनियर वर्क इन डेवलपिंग हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स पार्टिकुलरली इन व्हीट। मीन्स कौन है नॉर्मन बोरंग? नॉर्मन बोरंग क्या है? ही इज रेफर टू एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इनको क्या रेफर किया जाता है? ये ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर इज पायोनियर। ताकि वो इसलिए बोला जाता है इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि जो भी हाइब्रिड चीज़ें हैं, जो भी HYV टाइप के सीड्स हैं, पार्टिकुलरली इन व्हीट, गेहूं में, इन्होंने एक अपना बहुत अच्छा काम किया था। दिस सीड्स लेड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड। और यही सीड क्या हुआ? यही सीड ने क्या करा? सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ इसमें, क्रॉप यील्ड को बढ़ाने में। एंड प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन एड्रेसिंग फूड शॉर्टेज वर्ल्ड वाइड। और जो भी वर्ल्ड वाइड में फूड शॉर्टेज हो रहा था उसको क्या करा? कम करा। सिमिलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, अगर इंडिया की बात करें, डॉक्टर MS स्वामीनाथन इज द ऑफन रिकॉग्नाइज्ड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में अगर बात करें तो MS स्वामीनाथन को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को क्या बोला था? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ही प्लेड ए पिवटल रोल इन इंट्रोड्यूसिंग एंड प्रमोटिंग द एडॉप्टेशन ऑफ HYV सीड्स एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन इंडिया। ये इन्होंने क्या करा? एक पिवटल रोल प्ले किया, एक अच्छा रोल प्ले किया, ताकि क्या हो सके, इंट्रोड्यूस कर सके और प्रमोट कर सके किसको? एडॉप्शन ऑफ HYV को एडॉप्शन करने के लिए, HYV सीड्स को एडॉप्शन करने के लिए, एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन इंडिया। और वहाँ से क्या शुरू हो गया? मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शुरू हो गया। ठीक है। स्वामीनाथन वर्क हैड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। स्वामीनाथन का जो भी काम है वो उसका इम्पैक्ट इंडियन एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छा है। लीडिंग टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स। इसके कारण क्या हुआ कि क्रॉप का जो यील्ड्स है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ। इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी इंक्रीज हुआ। एग्रीकल्चर ग्रोथ इंक्रीज हुआ। कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या क्या कंपोनेंट है? द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडीड इन्वॉल्व सेवरल की कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट्स है? सीड्स होना चाहिए, लोन फैसिलिटी होना चाहिए प्रोवाइडेड बट टू द फार्मर्स को प्रोवाइड करना, इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर्स। ठीक है। सीड्स में क्या होना चाहिए? हाई यील्डिंग वैरायटी होना चाहिए, HYV सीड्स होना चाहिए, ताकि दैट वेयर मोर प्रोडक्टिव एंड डिजीज रेसिस्टेंस। ये ज़्यादा प्रोडक्टिव और डिजीज रेसिस्टेंस है। प्लेड ए सेंट्रल रोल इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर आउटपुट। और ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है किसमें? एग्रीकल्चर आउटपुट को इंक्रीज करने में। इरीगेशन, इम्प्रूव्ड इरीगेशन मेथड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इरीगेशन मेथड को इम्प्रूव करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर मेथड को इम्प्रूव करना है, सच एज कैनाल एंड ट्यूब वेल्स, जैसे कि कैनाल एंड ट्यूब वेल्स। इंश्योर कंसिस्टेंट वाटर सप्लाई। और ये क्या करेगा? कंसिस्टेंट वाटर सप्लाई क्रॉप्स के लिए सप्लाई करेगा। यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, द एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स एंड मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स फैसिलिटेड मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस। यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए क्या करना चाहिए? मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को क्या करना है? अडॉप्ट करना है और मशीनरी को अडॉप्ट करना है, लाइक ट्रैक्टर को जैसे अडॉप्ट किए हैं। फैसिलिटेड मोर एफिशिएंट प्रोडक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस। और क्या करना है? मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिस। जो भी मोर एफिशिएंट हो या फिर जो भी प्रोडक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिस उसको क्या करना है? फैसिलिटेट करना है या इंक्रीज करना है। फर्टिलाइजर्स, द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इनरिच्ड द सॉइल एंड बूस्टेड क्रॉप यील्ड। जो भी एप्लीकेशन कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का, वो क्या करता है? सॉइल के क्रॉप्स को यील्ड करता है और सॉइल को क्या करता है? बूस्ट करता है या इनरिच्ड करता है। मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट का मैनेजमेंट करना है। पेस्ट कंट्रोल मेजर्स वेयर एम्प्लॉयड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट एंड डिजीज। ताकि पेस्ट कंट्रोल का क्या मतलब है कि क्रॉप्स को क्या कर सके, इंसेक्ट और डिजीज से बचा सके। लोन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। एसेस टू क्रेडिट एंड
फाइनेंशियल सपोर्ट अलॉट फार्मर्स टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी सीड्स एंड प्रैक्टिसेस। मतलब क्या है, अगर क्रेडिट और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट किसको, कि फार्मर्स को, ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजी या सीड्स या और प्रैक्टिस कर सके विच वेर ऑफन मोर एक्सपेंसिव बट बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन। जो कि अभी हो सकता है, हाल फिलहाल में क्या हो सकता है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में क्या है, बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है। रीजन्स फॉर इमरजेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का इमरजेंस कैसे बढ़ा। द रीजन फॉर द इमरजेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इन आर एज फॉलो, लैक ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के साथ कैपिटल का कमी पड़ गया था। पब्लिक सेक्टर इमर्ज ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स इन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में फंड्स की कमी हो गई, जिसके कारण पब्लिक सेक्टर इमर्ज हुआ। एज नॉट ऑल इंडस्ट्री कैन बी सोलली रन बाय प्राइवेट कंपनी, जो कि ऐसा नहीं है कि सारे कंपनी क्या हो रहा है, अकेला रन हो रहा है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट वाज नीडेड, इसमें भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का जरूरी है। सोशलिस्ट पॉलिसी इन्वॉल्व बाय पब्लिक वेलफेयर, द इंडियन गवर्नमेंट एडोप्टेड सोशलिस्ट पॉलिसी टू इंश्योर पब्लिक वेलफेयर लाइक अफोर्डेबल हेल्थ केयर एजुकेशन, मेकिंग द पब्लिक सेक्टर वाइटल फॉर सच सर्विसेज। मतलब क्या है, सोशलिस्ट पॉलिसी इन्फ्लुएंस में पब्लिक वेलफेयर में क्या है, द इंडियन गवर्नमेंट एडोप्टेड सोशलिस्ट पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या एडोप्ट किया, सोशलिस्ट पॉलिसी को एडोप्ट किया, क्या इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर पब्लिक वेलफेयर, क्या इंश्योर करने के लिए, पब्लिक वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए क्या करा उसने, सोशलिस्ट पॉलिसी को एडॉप्ट करा, लाइक अफोर्डेबल हेल्थ केयर, जैसे कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, मेकिंग पब्लिक सेक्टर वाइटल फॉर सच सर्विसेज। इससे क्या होगा, पब्लिक सेक्टर क्या होगा, वाइटल बनेगा इस सर्विस के लिए। फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। द पब्लिक सेक्टर सपोर्ट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, और जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ेगा, एंड बूस्टिंग लोकल इकोनॉमिक्स, और लोकल इकोनॉमिक्स को बूस्ट करना पड़ेगा, एज दे में स्ट्रगल टू कम्पीट इन प्योरली प्राइवेट कंपनी, ताकि वो क्या हो सके प्राइवेट मार्केट में क्या कर सके, अपने आप को कम्पीट कर सके। ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या था,